तो ये वाइवा का लास्ट वीडियो है। वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के हैं, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी नॉलेज है ना, उसमें उसके अकॉर्डिंग जो है यही क्वेश्चंस रेपिटेशन में ना पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ के चले जाना, बिल्कुल भी मिस मत करना कोई भी चीज़, ठीक है। तो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस चैप्टर 1 है। मतलब बच्चों का टॉपिक का ये टॉपिक जो है प्रोजेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ये मनी और बैंकिंग, ठीक है। तो बैंक मनी के भी क्वेश्चन आगे बताता हूँ, पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। सबसे पहला है व्हाट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। सेंट्रल बैंक क्या होता है, कौन मतलब हमारा कौन सा है वो नहीं पूछ रहे हैं, सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का जो सबसे वाइटल, जिसको कहते हैं ना पैसे की, फाइनेंसिस की रीढ़ की हड्डी होता है, बैकबोन, एपेक्स कहते हैं इसको। हमारे कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई। अब आरबीआई का फुल फॉर्म जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर, ठीक है। और इन्होंने अपनी जो वर्किंग स्टार्ट करी थी वो 1 अप्रैल 1935 में करी थी, ठीक है। और जब इंडिया आज़ाद हो गया, फ्रीडम मिल गई इंडिया को, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया, उसके अंडर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया इन द ईयर 1949, ठीक है जी। अब प्रेजेंट गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? जो प्रेजेंट गवर्नर है, लास्ट जो गवर्नर थे वो शक्तिकांत दास थे। अभी जो प्रेजेंट गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन कल हमारे स्कूल में वाइवा हुआ था, तो बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेजेंट गवर्नर जो है वो कौन है, संजय मल्होत्रा, और उनसे पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे, शक्तिकांत दास। थर्ड बैंक इज डज सेंट्रल बैंक डील विद पब्लिक? आंसर इज नो, सेंट्रल बैंक पब्लिक डीलिंग नहीं करता है। व्हाट करेंसी डज नोट्स डज नॉट प्रिंट बाय आरबीआई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1 रुपये का नोट प्रिंट नहीं करता है। 1 रुपये का जो नोट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, ठीक है। देन हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट? तो इसके लिए सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं उनके थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्रेडिट को कंट्रोल करती है। देन हाउ कैन यू क्लासीफाई मॉनेटरी पॉलिसीज़? देखो मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो है वो 2 तरीके से उनको क्लासीफाई किया जा सकता है, एक तो क्वालिटेटिव होती हैं और एक क्वांटिटेटिव होती हैं, ठीक है। इनको एक्सप्लेनेशन में एक बार जरूर रीड कर लेना। ये क्वेश्चन जो है कल पूछे गए थे हमारे स्कूल में वाइवा जब हुआ था। नेक्स्ट इज व्हाट पॉलिसी डज ए सेंट्रल बैंक फॉलो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन के टाइम पे जो है सेंट्रल बैंक कौन सी पॉलिसी फॉलो करता है, और उस पॉलिसी का नाम है डियर मनी पॉलिसी, राइट। देन व्हाट इज डियर मनी पॉलिसी? मेकिंग मनी कॉस्टलियर, पैसे को महंगा करना, मतलब लोन्स को महंगा कर देना, फाइनेंसेस को महंगा कर देना, कि मतलब इजीली अवेलेबल ना करवाना पब्लिक को, क्योंकि अगर इजीली अवेलेबल होंगी ये चीज़ें सारी तो फिर लोगों को जो है वो मुश्किल ही नहीं लगेगा, पैसा अवेलेबल रहेगा उनके पास, तो वो जितना चाहे उतना खर्च कर सकते हैं, उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। एंड व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशन? ओपन मार्केट ऑपरेशन जो हैं वो होते हैं जब कोई भी कंट्री जो है उसका जो सेंट्रल बैंक है वो ओपन मार्केट में खरीद बेच करे, ठीक है। मतलब अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचना, खरीदना ओपन मार्केट में इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देन इसके बाद आता है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है आपको पता है? गवर्नमेंट बजट जो है इट इज़ बेसिकली, बजट जो है बजट इज एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ अ कंपनी ऑफ अ कंट्री, सॉरी, इन अ फिस्कल ईयर। जो इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल ईयर होता है उसको फिस्कल ईयर कहा जाता है। हमारे कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर निर्मला सीतारमन। फिस्कल डेफिसिट क्या होती है? कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है इट इज़ बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री को जब बोरोइंग्स चाहिए होती है, कंट्री को जब पैसा चाहिए होता है ना, तो वो बोरो करती है, तो उसी बोरोइंग रिक्वायरमेंट जो है गवर्नमेंट की, उसको क्या कहा जाता है? फिस्कल डेफिसिट। देन व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट? अब गवर्नमेंट बजट के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखो इसमें सिंपल सा है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना, कंट्री की ग्रोथ, कंट्री में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और प्राइसेस के ऊपर जो है वो क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। देन व्हाट आर द बेसिक टूल्स ऑफ अ बजट? बजट के जो बेसिक टूल्स हैं वो क्या होते हैं? देखो बजट के बेसिक टूल्स जो हैं वो क्या होते हैं? एक तो कंट्री की टैक्सेशन पॉलिसी होती है,
ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं और उसके बाद जो है गवर्नमेंट की बोरोविंग्स होती हैं। तो ये बेसिक टूल्स होते हैं किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट बजट के। देन डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्टली हमारी इनकम के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारी इनकम के ऊपर इनडायरेक्टली लगाया जाता है, कंजम्पशन के ऊपर बेसिकली ये टैक्स लगाया जाता है, तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जीएसटी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्निंग इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ द कंट्री। सो व्हाट इज़ द रीजनेबल फिस्कल डेफिसिट? देखो रीजनल फिस्कल डेफिसिट जो होती है ना वो कितनी होती है? 3 से 4% जीडीपी का। मतलब हम कितना पैसा मतलब बोरिंग रिक्वायरमेंट्स हमारी कितनी होनी चाहिए? जितनी हमारी जीडीपी है उसका 3 से 4%। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स किसी भी कंट्री में जब कंट्री की गवर्नमेंट जो है अपने सरकारी शेयर्स को, अपने सरकारी हिस्सेदारी को बेचना शुरू कर दे, प्राइवेटाइज करना शुरू कर दे, इट इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी देखो, इट इज़ अ ग्रांट विच इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट। ये किसी को भी दी जाती है, एक्सपोर्टर को भी दी जाती है, इंपोर्टर्स को भी दी जाती है, कंज्यूमर्स को भी दी जाती है, हाउस होल्ड्स को भी दी जाती है। तो ये सारी सब्सिडी का मतलब देखो फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है, फाइनेंशियल हेल्प दैट गवर्नमेंट इज लेंडिंग और गवर्नमेंट इज गिविंग टू इट्स सिटीजन्स। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगा जो कल पेपर में हमारे वाइवा में हमारे बच्चों से पूछा गया था। सबसे पहले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक समरी है। जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगी ना कंट्री के अंदर, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जितनी भी होंगी, अब वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कौन करेगा? कंट्री के रेसिडेंट्स, ठीक है। किसके साथ करेंगे? कंट्री के लोगों के साथ या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, जिसको हम कहते हैं फिस्कल ईयर, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। मतलब जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगी कंट्री के अंदर, कंट्री के बाहर, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं उनका एक लेखा जोखा समरी जो है उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। देन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी? देखो बीओपी की जो क्रेडिट साइड होती है ना वो पॉजिटिव होती है, डेबिट साइड जो होती है वो नेगेटिव होती है। अब क्रेडिट साइड की जो आइटम्स हैं उसमें गुड्स का एक्सपोर्ट आ जाता है, ठीक है, सर्विसेज को एक्सपोर्ट करा जाता है, इनकम की कोई रिसिप्ट होती है हमारे को, और कोई ट्रांसफ़र रिसिप्ट है, ठीक है। ये सारी की सारी प्लस में आएंगी क्रेडिट में। और डेबिट आइटम जो होती है इसका रिवर्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनकम, पेमेंट्स, ठीक है, और ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्रेडिट में आ जाएंगी और डेबिट में आ जाएंगी पेमेंट्स में। देन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी? बीओपी के कैपिटल अकाउंट के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? अब इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा, अगर हम बात करें बोरोइंग्स फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है, एब्रॉड से बोरोइंग मतलब पैसा लिया, और लैंडिंग टू अब्रॉड, ठीक है, और पैसा दिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय अदर्स इन आवर कंट्री, इन्वेस्टमेंट मेड बाय अस इन अनदर कंट्री। मतलब अगर वो हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्रेडिट का पार्ट बनेगा, और अगर हम उनकी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो वो डेबिट का पार्ट बनेगा, ठीक है। कोई रिजर्व्स में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। देन डज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस? आंसर इज येस, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस होना चाहिए हमेशा, बट ओनली इन अकाउंटिंग सेंस। अकाउंटिंग सेंस में ये बैलेंस होना चाहिए, इकोनॉमिक सेंस में नहीं। व्हाट इज़ द क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? देखो क्रेडिट साइड जो है मैंने आपको अभी ऊपर बताया, क्रेडिट साइड में क्या होता है? पैसा आता है, इनफ्लो होता है। डेबिट साइड में जो पैसा है वो जाता है, जिसको हम बोलते हैं आउटफ्लो, ठीक है जी। देन ऑटोनॉमस आइटम्स कौन सी होती है? वो ट्रांजेक्शन्स जो करी जाती हैं टू इकोनॉमिक मोटिव, ड्यू टू इकोनॉमिक मोटिव, मतलब जिसमें हमारा मेन मोटो जो है वो पैसा कमाना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स। जैसे कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी प्रॉफिट अर्न करने के लिए, हमने एक्सपोर्ट करा गुड्स का पैसा कमाने के लिए, ठीक है। देन अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन सी होती है? अकोमोडेटिंग आइटम्स जो हैं वो आइटम्स होती हैं जिनमें हम वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं विच आर अंडरटेकन टू कवर विद डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। मतलब अगर मान लो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन में कोई सरप्लस हो जाता है या डेफिशिएंसी हो जाती है, उनको करने के लिए हम कवर करने के लिए हम क्या करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज को या तो डिक्रीज़ कर देते हैं, रिजर्व्स को डिक्रीज़ कर देते हैं, या फिर हम बोरो करते हैं बाहर से पैसा, ठीक है। वो होती हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। मतलब मेन मोटिव यहाँ पे पैसा अर्न करना नहीं है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना नहीं है। लाइक वाइज
unlikewise autonomous investment. Then where is the import of machinery shown in balance of payment? देखो import of machinery, ये अब import किया मशीनरी का, है ना, तो ये डेबिट साइड होगा सबसे पहले तो, और ये करंट अकाउंट का पार्ट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद इस करंट अकाउंट डेफिसिट कॉज फॉर अलार्म, ठीक है। तो यस, जो करंट अकाउंट डेफिसिट होती है ना वो अनमैनेजेबल होती है, मतलब इसको मैनेज करना ना बहुत मुश्किल होता है, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसीलिए करंट अकाउंट जो है वो एक अलार्मिंग सिग्नल, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो एक अलार्मिंग सिग्नल होता है किसी भी कंट्री के लिए। अब ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? देखो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं एक सेंट्रल बैंक करता है बेसिकली, विच कॉज्ड चेंजेस इन इट्स ऑफिशियल रिजर्व। अब देखो जो ऑफिशियल रिजर्व्स होते हैं ना उनमें चेंजेस हो जाते हैं इनकी वजह से। दीज आर यूजली परचेज और सेल ऑफ इट्स ओन करेंसी इन एक्सचेंज मार्केट, अपनी ही करेंसी को खरीदना या बेचना, ठीक है, एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन करेंसी के लिए। जैसे मान लो इंडिया 90 रुपये दे रहा है $1 परचेज़ करने के लिए, 100 रुपीज़ दे रहा है €1 परचेज़ करने के लिए, तो इसको बोलते हैं हम क्या, ऑफिशियल रिजर्व में ऊपर नीचे होना, ठीक है, कम ज़्यादा। नेक्स्ट इज नेशनल इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्री की इनकम जो टोटल होती है ना फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, उसको नेशनल इनकम कहा जाता है। हाउ नेशनल इनकम डिस्टिंग्विश फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम? देखो सिंपल है, डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ कंट्री से कमाया हुआ पैसा या कंट्री के लोगों द्वारा कमाया हुआ पैसा। नेशनल इनकम में हम जो है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो इंक्लूड कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये बीच में इंक्लूड कर ली जाती है। देन गिवन डोमेस्टिक इनकम, हाउ कैन यू फाइंड नेशनल इनकम? अगर डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम को कहा जाता है एनडीपी एट एफसी। जब इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम प्लस कर देते हैं ना, तो ये क्या बन जाती है, एनएनपी एट एफसी, ठीक है जी। देन 2 प्रिकॉशंस बताने हैं जब हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं। सबसे पहला, ट्रांसफ़र इनकम या ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो हैं उनको इंक्लूड नहीं करना है। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज़ टू बी इंक्लूडेड वेयर एज सच सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। अगर हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स बनाते हैं तो वो इंक्लूड करेंगे, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करेंगे। देन व्हाट इज़ रियल नेशनल इनकम? नेशनल इनकम जो है एट कांस्टेंट प्राइसेस, जब नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करी जाती है या होती है, उसको रियल नेशनल इनकम जो है वो कहा जाता है। देन व्हाट इज एक्सटर्नैलिटीज़? एक्सटर्नैलिटी क्या होती है? देखो द गुड एक्ट्स ऑफ अ कंपनी आर नॉट रिवॉर्डेड, दिस इज़ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। जो अच्छे एक्ट्स होते हैं ना कंपनीज के जिनको रिवॉर्ड नहीं किया जाता, इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। द रॉन्ग डीड्स दैट आर लेफ्ट अनपनिश्ड, मतलब अगर कोई गलत चीज़ कोई करता है और उसको पनिशमेंट नहीं दी जाती तो वो एक नेगेटिव या गलत एक्सटर्नैलिटी हो जाती है। सो अगर दूसरे शब्दों में समझें, द गुड एंड द बैड डीड ऑफ अ कंपनी व्हेन नॉट रिवॉर्डेड और पनिश्ड आर नोन एज एक्सटर्नैलिटी। मतलब एक कंपनी अच्छा काम कर रही है, उसको अवार्ड नहीं मिल रहा, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। कोई कंपनी बुरा काम कर रही है, उसको पनिशमेंट नहीं मिल रही, वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। तो पनिशमेंट और रिवॉर्ड के बीच जो है ये चलता है। देन व्हेन कैन डोमेस्टिक इनकम बी ग्रेटर देन नेशनल इनकम? डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से ज़्यादा कब होती है? जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो नेगेटिव हो, NFYA जो है वो माइनस में। कन्वर्ट नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस टू नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइजेस। नेशनल इनकम को करंट प्राइजेस से कांस्टेंट प्राइजेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ठीक है, तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस जो हैं डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? इनकम रिसीव्ड और पेड विदाउट कंसिडरेशन। ट्रांसफ़र इनकम जैसे मान लो हमारे भाई बहन बाहर गए हैं तो वहाँ से पैसा भेज रहे हैं, तो हम उनको उसके बदले में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो वो ट्रांसफ़र इनकम हो गई। ठीक है, या हमें किसी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल रहा है, कोई ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, तो वो भी एक ट्रांसफ़र इनकम का ही पार्ट होगा। देन व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है?
मतलब ये देखो बेसिकली सर्कुलर फ्लो जो है 2 सेक्टर इकॉनमी 3 सेक्टर इकॉनमी में होता है कि जैसे इनकम जो है ना वो सर्कुलर फ्लो में चलती है, घूमती रहती है, मतलब पैसा टिकता नहीं एक जगह पे, तो उसको बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो मेरे पास चैप्टर्स बहुत हैं, आप इनको फटाफट से देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना, अगर मैं वीडियो बनाता चला जाऊंगा ना बहुत लंबी बन जाएगी। मैं सिर्फ क्वेश्चंस रीड कर देता हूँ फटाफट से। अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करना, अगर आपको नहीं कोई समझ में आएगा, कोई डाउट लगेगा तो मेरे को ये नंबर नहीं, सॉरी ये वाले नंबर पे मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको इमीडिएटली जो है सारे क्वेश्चंस की PDF विद सॉल्यूशंस भेज दूँगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो क्या है, XYZ getting work for 4 hours per day, is he unemployed? Then what is informalization of workforce, ये भी देख लेना एक बार। what is casualization of workforce? then what is jobless growth, क्या होती है, informal sector क्या है, then what is disguised unemployment, in which sector it is generally found, कौन से सेक्टर्स में ज़्यादातर पाई जाती है। वैसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज़्यादा पाई जाती है। then what is open unemployment, then last given the percentage wise distribution in 2024 of the following, self employed, regular workers कितने थे, casual workers कितने थे, तीनों का टोटल तो वैसे 100% ही होगा, लेकिन ये कितने कितने हैं प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। प्रेजेंट डाटा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिनका टॉपिक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है तो ये क्वेश्चन एक बार जरूर देख के जाना, ठीक है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पॉवर्टी का टॉपिक जो है वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इस बार पॉवर्टी को बिल्कुल इग्नोर कर देना। अगर आपका प्रोजेक्ट पॉवर्टी पे है प्लीज़ उसको अभी रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना, आपका पंगा पड़ जाएगा, उस टाइम आपको एक्सटर्नल जो है प्रैक्टिकल नहीं लेगा आपका। विच 5-year प्लान रिकग्नाइज्ड एज इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कौन सा 5-year प्लान था जिसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया गया था। देन व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्या होती है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICMR, ICMR की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। देन व्हाट इज़ ब्रेन ड्रेन, रीड कर लेना। AICT का मतलब है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। देन व्हाट कैन यू से अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, गवर्नमेंट जो एजुकेशन पे खर्चा करती है उसके बारे में आप क्या कहते हैं। जनरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत सारे। व्हाट आर IMR, या IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट फॉर फीमेल्स एंड मेल्स सेपरेटली। देन व्हाट 2 costs आर एसोसिएटेड विद माइग्रेशन। देन व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, how is human development a wider term than human capital. Then last point is why has India not been able to achieve 100% literacy, 100% लिटरेसी जो है वो इंडिया कभी भी अचीव नहीं कर पाया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। देन लास्ट GST बहुत इंपॉर्टेंट है। GST क्या है, क्या ये इंडायरेक्ट टैक्स है, GST कब इम्प्लीमेंट हुआ था, आई गेस 1 जुलाई थी 2017। कमेंट अपॉन ऑन द रिसेंट कलेक्शंस ऑफ GST, कितना कलेक्ट किया रिसेंट GST। जैसे मान लो आपका जनवरी में पेपर है तो आप दिसंबर का चेक करके जाएंगे, दिसंबर 2024 में GST का कितना कलेक्शन हुआ, और अगर आपका फरवरी में पेपर है तो आप GST चेक करके जाएंगे जनवरी 2025 का कि कितना गवर्नमेंट ने कलेक्शन किया GST का, क्योंकि GST की जो कलेक्शन होती है ना एवरी मंथ होती है। देन व्हाट इज़ GST काउंसिल, फिर उसके बाद है वाई आर ट्रेडर्स अगेंस्ट वाइल इम्प्लीमेंटिंग GST, क्यों अगेंस्ट थे, कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, GST को प्रमोट क्यों किया जाएगा या किया जा रहा है, सॉरी GST क्या प्रमोट करता है, व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ GST, क्या फ़ायदे हैं, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ GST एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ GST। ठीक है जी, ये कुछ क्वेश्चंस थे। एक लास्ट मनी वाला चैप्टर जो है, देखो बहुत सारे बच्चों ने ना मनी और उसके फंक्शंस पे जो हैं वो प्रोजेक्ट्स बनाए हुए होंगे, ठीक है। तो मैं आपको मनी के ना कुछ मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनके ऊपर पूछा ही जा सकता है आपसे, तो वो मैं बता देता हूँ एक बार फटाफट से, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है मनी का मतलब क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मनी। ठीक, फिर उसके बाद मनी का मीनिंग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, या कई बार जो है आपसे डायरेक्ट बार्टर सिस्टम नहीं पूछेंगे, वो आपसे बोलेंगे C2C क्या है, इसको एक्सप्लेन कर दो, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। इसके ड्रॉबैक्स जो है वो आपने लिख देने हैं कि इसके ये ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है बार्टर सिस्टम हो गया। मनी के फंक्शंस जो हैं वो बता दो, मनी फंक्शंस,
ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है मनी का, ये उसके साथ रिलेट करके ना बैंकिंग सेक्टर के साथ। तो क्रेडिट क्रिएशन पैसे को कैसे किया जाता है, मनी सप्लाई के ऊपर जो है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। ठीक है, मनी सप्लाई हो गया। फिर उसके बाद जो M0, M1, M2, M3, M4 क्या है। देखो M0 को हाई पावर्ड मनी कहा जाता है, M1, M2 ये हाईली लिक्विड होते हैं। ठीक है, कि जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइदर इट इज़ कैश और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी सून। M3 और M4 जो है वो हाईली लिक्विड होते हैं, जिनको बहुत जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट कन्वर्टेड इनटू द कैश। ठीक है जी, तो ये हाईली इलिक्विड होते हैं। मनी के फंक्शंस हो गए। और मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस, डियर मनी क्या होता है ये याद कर लेना जरूर। ठीक है, जब पैसे को कॉस्टली कर दिया जाता है। फिएट मनी क्या होता है। ठीक है, लीगल टेंडर क्या है, राइट। और इसके एक साथ एक क्वेश्चन और मेरे को याद आ रहा था अभी। लीगल टेंडर हो गया, फिएट मनी हो गया। फिड्यूशरी मनी क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मनी के टाइप्स जो हैं एक बार अच्छे से याद कर लेना। बस दैट्स इट, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। पेपर में जाने से पहले इनको अच्छे से ओवरव्यू कर लेना, नहीं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर हो जाएगी पेपर में। फिर मत कहना कि हमें बताया नहीं था। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब से हमारा कोर्स स्टार्ट होगा जिसमें मैं आपको 1 शॉट वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई प्रॉब्लम होगी मैंने नंबर शेयर कर दिया, मेरे को मैसेज कर लेना। थैंक यू।